नमस्कार साथियों। आज हम जिस पाठ की चर्चा करेंगे वो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 1 है। इसका शीर्षक है ध्वनि। यह एक कविता है। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले देखते हैं कविता की पंक्तियाँ। कविता कुछ इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। आइए सबसे पहले देखते हैं इस कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ जान लेना बेहतर है। यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है मेरा अंत। यहाँ मेरा अंत से तात्पर्य है जीवन की समाप्ति। वन, वन जंगल का पर्यायवाची है और यहाँ पर जीवन रूपी वन की बात की जा रही है। वन अर्थात जंगल। मृदुल का तात्पर्य होता है कोमल, मृदुल कोमल। वसंत, वसंत एक सुहानी ऋतु का नाम है। इसे मधुमास कहते हैं, ऋतुराज कहते हैं या ऋतुओं की रानी कहते हैं। और वसंत में मौसम सुहावना हो जाता है, इसीलिए यह एक सुहानी या सुहावनी ऋतु है। पात, पत्ते, पत्ते का पर्यायवाची है पात। कोमल, कोमल का तात्पर्य होता है नाजुक या सुकुमार, नाजुक या सुकुमार। गात, गात है काया शरीर। गात पर्यायवाची है शरीर और काया। स्वप्न का तात्पर्य सभी जानते हैं, सपने या ख्वाब, सपने या ख्वाब। कर, कर का मतलब होता है हाथ, हाथ का पर्यायवाची कर। कुछ और शब्द हैं। निद्रित, निद्रित का तात्पर्य है नींद में या सोया हुआ, जिसकी पूरी तरीके से नींद नहीं खुली है, जो थोड़ा सा नींद में है, उनींदा है, उसे कहेंगे निद्रित, नींद में। प्रत्यूष, प्रत्यूष का तात्पर्य है आशा, उम्मीद। मनोहर, सुंदर, सौंदर्य, मनोहर, सुंदर। पुष्प, फूल का पर्यायवाची है पुष्प, कुसुम। तंद्रालस, नींद से बोझिल, जिसके ऊपर नींद का आलस छाया हुआ हो, वो नींद से बोझिल है। और ऊपर जो शब्द आया था निद्रित, वो नींद में है। निद्रित का तात्पर्य हो गया नींद में या सोया हुआ, और तंद्रालस का मतलब हुआ नींद से बोझिल या नींद का आलस जिस पर छाया हुआ है, नींद की खुमारी जिस पर छाई हुई है, वो है तंद्रालस।
लालसा, लालसा इच्छा का पर्यायवाची है, इच्छा या कामना। अगला शब्द है अमृत। अमृत पर्यायवाची है सुधा, पीयूष। सुधा या पीयूष या अमृत या अमीय। अगला शब्द है सहर्ष। सहर्ष का तात्पर्य होगा सहर्ष, खुशी से, प्रसन्नता से, सहर्ष। फिर है द्वार, जो कि पर्यायवाची है दरवाजे का। द्वार का तात्पर्य है दरवाजा। और फिर एक शब्द है अनंत, जिसका अंत ना हो, अनंत, अनंत, या इसको कह सकते हैं अंत, जिसका अंत ना हो। इसका सही उच्चारण है अनंत, अंत, जिसका अंत नहीं होता। आइए देखते हैं कविता का सार क्या होगा। पहले जान लेना ज़रूरी है कविता में कवि ने क्या बताया है, वो अपनी कौन सी बातें हमारे सामने इस कविता के माध्यम से रखता है। ध्वनि कविता में कवि की अंतर्मन की आवाज़ को दर्शाया गया है। कवि का मानना है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। कवि ने कविता में कह दिया है अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी अभी तो मेरे वन रूपी जीवन में सुकुमार शिशु के समान वसंत का आगमन हुआ है। कवि का अंत इसीलिए नहीं होगा क्योंकि अभी अभी उसके जीवन में, वन रूपी जीवन में, सुकुमार शिशु के समान वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही कोमलता, सुंदरता और मृदुलता का रूप बढ़ जाता है, वैसे ही कवि के जीवन में नई आशा और यश प्राप्ति हेतु वह आगे बढ़ना चाहता है। उसके जीवन में नई आशा का आगमन हुआ है और जिसके माध्यम से वह, या जिसकी सहायता से वह जीवन में यश प्राप्ति हेतु आगे बढ़ना चाहता है। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आगमन से कोमलता, सुंदरता और मृदुलता का रूप बढ़ जाता है, वैसे ही कवि के जीवन में भी परिवर्तन आए हैं और इन परिवर्तनों के कारण उसके जीवन में एक नई आशा का संचार हुआ है और जिसके माध्यम से वह यश प्राप्ति हेतु जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ता है। इसीलिए कवि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। फिर इसके आगे कवि कहते हैं कि मैं सोई हुई सुंदर कलियों को अपने हाथों के स्पर्श से प्रभात, अर्थात सुबह, प्रभात के आने का संदेश देकर जगाना चाहता हूँ। अर्थात जीवन में नवीन कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ। जागना पर्यायवाची है जागरूक होने का या जीवन में आगे बढ़ने का, अग्रसर होने का। कवि कहता है कि मैं सोई हुई सुंदर कलियों को अपने हाथों के स्पर्श से सुबह के आने का संदेश देकर जगाना चाहता हूँ। अर्थात जीवन में नवीन कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ। फूलों की नींद से भरी आँखों से आलस्य हटाकर, जो फूलों की नींद से भरी आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता हूँ। उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता हूँ, अर्थात अपने आप को प्रत्येक कार्य हेतु सक्रिय बनाना चाहता हूँ। कवि कहता है कि फूलों की नींद से भरी आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता हूँ। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि वे स्वयं अपने जीवन में अपने आप को प्रत्येक कार्य हेतु सक्रिय बनाना चाहते हैं।
अपने जीवन में भी नव प्राणों का संचार करके, अपने जीवन में भी नव प्राणों का संचार करके निराशा, बाधा, आलस्य और प्रमाद को दूर भगाना चाहते हैं। जब जीवन में नए प्राणों का संचार होगा तो निराशा, बाधा, आलस्य और प्रमाद ये सभी दूर भाग जाएंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ये बात कह रहे हैं। फिर कवि का मानना है कि मेरा अंत अभी बहुत दूर है। कवि अपने अदृश्य व अनंत से सप्रेम भेंट करना चाहते हैं। कवि अपने अंत से पूर्व जीवन की आभा, सुषमा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली के समान चारों ओर बिखेरना चाहता है या चाहते हैं। कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं है और वह अपने अनंत से सप्रेम भेंट करना चाहता है, अदृश्य से सप्रेम भेंट करना चाहता है और अपने अंत से पूर्व जीवन की आभा, सुषमा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली के समान चारों ओर बिखेरना चाहता है। अर्थात वह जीवन में कर्तव्य पथ पर निरंतर प्रगति चाहता है और जीवन में उसे जो यश मिल रहा है उसके आभा को वह पूरे जगत में फैलाना चाहता है और इस प्रकार वह जीवन जीते हुए आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए उसके मन में ये नहीं है कि उसका अंत होगा और वह पुरजोर तरीके से पूरे दम लगाकर या जोर लगाकर कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। तो ये कविता का सारांश था। ये मुख्य रूप से जो बातें कवि ने कही हैं उन पर हमने चर्चा की है। अब हम आगे देखेंगे कविता का भावार्थ, एक एक पंक्ति का भाव समझेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे कि कवि ने एक एक पंक्ति को किस तरीके से बातों को कही हैं और उसकी व्याख्या क्या होगी। तो पहले हम पंक्तियां लेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। देखते हैं इन पंक्तियों की क्या व्याख्या है। कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी तो उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी चारों ओर उत्साह और उल्लास छाया हुआ है। यहाँ पर कवि ने वसंत मौसम में जो मौसम का परिवर्तन होता है, मौसम में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, उसकी तुलना अपने जीवन से करते हुए कहा है कि उसी प्रकार से जिस प्रकार वसंत में हरियाली छा जाती है चारों तरफ, उसी प्रकार से कवि के जीवन में भी उत्साह और उल्लास छाया हुआ है, क्योंकि उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। सुकुमार, सुंदर, शिशु रूपी वसंत। शिशु रूपी वसंत का तात्पर्य वसंत की उसके जीवन में शुरुआत हुई है, इसीलिए तो उसका अंत नहीं होगा। अभी शुरुआत हुई है तो एकदम से अंत कैसे हो जाएगा, इसलिए कवि कहता है कि अभी ना होगा मेरा अंत। नाजुक डालियां व कलियां सुंदर रूप में खिल जाती हैं, चारों ओर प्रकृति में कोमलता, मृदुलता, सुंदरता दिखाई देती है। वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों द्वारा चारों ओर यश फैलाना चाहता हूँ। कवि अपने सपने भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरकर उन्हें प्रभात के आने का संदेश देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि उनके जो कोमल हाथों का स्पर्श है, उनके कैसे कोमल हाथ हैं? सपने से भरे हुए कोमल हाथ।
उनसे अलसाई कलियों पर फेरकर उन्हें प्रभात का संदेशा देना चाहते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि कवि अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जिस प्रकार वसंत ऋतु में चारों तरफ मौसम सुहावना है और मौसम अनुकूल है उत्तम कार्यों के लिए, उसी तरह कवि भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए एकदम तत्पर है, तैयार है। और इस दौरान उनके जीवन में जो आलस्य है, निराशा है, बाधा है, प्रमाद है, या कह सकते हैं जो भी नकारात्मक तत्व हैं, उन सबको दूर छिटक कर, उन सबसे दूर होकर वह कवि नए कार्यों की ओर अग्रसर हो सके। इसीलिए अपने सपनों को या सपनों से भरे हुए कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरकर उन्हें सुबह के आने का संदेशा देना चाहता है। और फिर पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्न बन सकते हैं। कुछ प्रश्नों पर हम नज़र डालते हैं, देखते हैं। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा और कभी नहीं होगा? देखते हैं उत्तर इसका। कवि को ऐसा विश्वास है कि वह अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा किए बिना अपने जीवन का अंत नहीं होने देगा। उद्देश्यों को पूरा किए बिना अपने जीवन का अंत नहीं होने देगा। वह तो वसंत की भांति अपनी काया या कर्म कह सकते हैं, क्योंकि काया से ही कर्म संभव है, अपनी काया की खुशबू फैलाकर यश प्राप्त करना चाहता है। कवि अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा जीवन में यश प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए उसका अंत अभी नहीं होगा और यश प्राप्त करने के लिए उसके जीवन में अनुकूल समय आया है, वसंत के समान, इसलिए उसका अंत भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वन में मृदुल वसंत, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? वन में मृदुल वसंत। वन में मृदुल वसंत पंक्ति का आशय है कि कवि जीवन में सुख, शांति, आनंद और आशा का संचार करके अधिक से अधिक जीवन जीना चाहता है। उसके जीवन रूपी वन में सुकुमार शिशु के समान वसंत का आगमन हुआ है, तो उसके आने से कवि के जीवन में सुख, शांति, आनंद और आशा का संचार हुआ है और जिसके माध्यम से वह अधिक से अधिक जीवन जीना चाहता है। जीवन के प्रति उसका आकर्षण बढ़ा है और जीवन जीने की इच्छा भी उसकी बलवती हुई है। अगला प्रश्न है, कवि अलसाई कलियों को क्यों और कैसे जगाना चाहता है? अलसाई, आलस से भरी हुई कलियां, उनको वह क्यों जगाना चाहता है और कैसे जगाना चाहता है? देखते हैं कि वह अलसाई कलियों को क्यों और कैसे जगाना चाहता है। कवि प्रकृति के सारे अवसाद को समाप्त करके, यह अवसाद का तात्पर्य हो जाएगा रुकी हुई चीज़ें, नकारात्मक तत्व, जितनी भी कमियां हैं उन सभी को समाप्त करके कलियों को खिलने के लिए विवश करता है, लालायित करता है, प्रेरित करता है, वह उन्हें जागरूक करता है ताकि वे पुष्प बनकर अपनी आभा, सुषमा, सौंदर्य और सुवास को वातावरण में बिखेर दें। इसलिए अपने स्वप्न से भरे कोमल हाथों के स्पर्श से उन्हें जगाना चाहता है। तो इसमें आपको उत्तर मिल जाएगा कि कलियों को क्यों जगाना चाहता है। क्योंकि वह चाहता है कि कलियां पुष्प बनकर अपने सौंदर्य, आभा, सुषमा और सुंदर खुशबुओं से वातावरण को सराबोर बना दें। और इसीलिए वह उन्हें कैसे जगाना चाहता है? अपने स्वप्न से भरे कोमल हाथों के स्पर्श से। कवि का ये स्वप्न है
कि वातावरण में चारों ओर इन कलियों का आकर्षण फैले, इन कलियों के सकारात्मक गुण फैलें। इसीलिए वह स्वप्न से भरे कोमल हाथों के स्पर्श से उन्हें जगाना चाहता है। अब कविता के आगे की पंक्तियां हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। आइए देखते हैं इन पंक्तियों की क्या व्याख्या होगी। इस पद्यांश में, पद्यांश का तात्पर्य पद्य अंश, इस ये जो पंक्तियां हैं पद्य हैं, काव्यांश या काव्य की पंक्तियां, इसमें कवि फूलों की नींद भरी आंखों से आलस्य हटाकर, तंद्रालस हटाकर, फूलों की नींद भरी आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें जागरूक व ऊर्जावान बनाना चाहता है, जागरूक व ऊर्जावान बनाना चाहता है। वे अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहते हैं। कैसे हरा भरा करना चाहते हैं? जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहते हैं। अर्थात कवि अपने जीवन में नव प्राणों का संचार करके, नई शक्ति के साथ, नव प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नवीन कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहता है। नवीन कार्यों की ओर, नवीन कार्यों को आगे बढ़ाकर सफलता प्राप्त करना चाहता है और यही उसके जीवन का उद्देश्य भी है। तो यहाँ पर बात स्पष्ट हो गई है कि कवि के जीवन में वसंत आ गया है। जिस प्रकार वसंत से प्रकृति सुंदर हो उठती है, सुशोभित हो उठती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, उसी प्रकार से कवि के जीवन में भी ऊर्जा का संचार हुआ है। वह आशा से भरा हुआ है, जोश और उत्साह उसके मन में है। वह कर्तव्य पथ पर लगातार आगे बढ़ना चाहता है और जीवन में नित्य नई ऊंचाइयां छूना चाहता है, अपने कर्मों से यश फैलाना चाहता है और इसके लिए वह जागरूक है और अपने आसपास के माहौल और वातावरण को भी जागरूक बनाना चाहता है। जिस प्रकार वसंत के मौसम में कलियां, फूल, नई पत्तियां खिलकर चारों तरफ मौसम सुहावना कर देते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपने जीवन को इस तरह ऊंचाइयों पर ले जाकर आसपास के वातावरण को सुंदर बनाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। कवि का मानना है कि उनका अंत अभी बहुत दूर है। कवि इस जीवन में बहुत कार्य करना चाहते हैं। कवि प्रत्येक फूल से उसका आलस और प्रमाद छीनकर उन्हें चिरकाल तक, लंबे समय तक खिलते हुए देखना चाहते हैं, ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा को बिखेर सकें। अपने आभा का तात्पर्य है चमक को बिखेर सकें। चमक कैसे बिखेरेंगे? फूलों का काम है खुशबू फैलाना, तो फूल अपनी खुशबू को इस तरह फैलाएं कि चारों ओर खुशबू फैल जाए, वो बहुत समय तक फैली रहे, अनंत काल तक फैली रहे। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कर्मों का निखार आता है तो उसके कर्म बहुत समय तक याद रखे जाते हैं। तो कवि भी अपने कर्तव्य पथ पर इस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है कि उसके यश का फैलाव इस जहान में चारों ओर हो। वास्तव में कवि अपने जीवन के सौंदर्य को वसंत की हरियाली की भांति चारों ओर फैलाना चाहता है। वह अपने अदृश्य व अनंत से भेंट करना चाहते हैं। वह अपना अंत नहीं चाहते। उनके मन में जीवन जीने की अनंत इच्छाएं विद्यमान हैं। वे अपने वातावरण को भी जिजीविषा से भर देना चाहते हैं। वे अपने वातावरण को भी
जिजीविषा से भर देना चाहते हैं। जिजीविषा का तात्पर्य है जीवन जीने की प्रबल इच्छा, जीवन के प्रति आकर्षण या मोह। जिस व्यक्ति का या जिस प्राणी का जीवन के प्रति जितना अधिक आकर्षण होता है, वह जीवन को उतने अच्छे से जी पाता है या उसके जीवित रहने की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाती है। कह सकते हैं कि जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया। तो कवि भी अपने वातावरण को भी जिजीविषा से भर देना चाहता है। कवि स्वयं तो अनंत से मिलन के लिए जीवित रहना चाहता है, अपने कर्मों से अपने यश को फैलाना चाहता है, और वह चाहता है कि उसके आसपास का वातावरण, आसपास का माहौल भी आगे बढ़े और वह भी अनंत तक अपनी आभा या सौंदर्य की चमक को बिखेरे। इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन पर नजर डालते हैं। कवि पुष्पों को किस रूप में देखता है और उनमें क्या परिवर्तन चाहता है? इसका उत्तर आसानी से अब दिया जा सकता है कि कवि पुष्प को, या कह सकते हैं कवि को पुष्प पहले तो आलसी का तात्पर्य है सुबह सुबह की नींद का जो आलस होता है, उस आलस से भरे हुए नजर आते हैं। निद्रा में उदासी भरे दिखाई देते हैं, जिस कारण वह उन्हें अपने स्पर्श से ऊर्जावान, सुंदर और जागरूक बनाना चाहते हैं। जब प्रकृति में वसंत ऋतु का आगमन नहीं होता है, उसके पहले फूल, पत्ती, कलियां, पौधे सभी में आलस भरा हुआ दृष्टिगोचर होता है। इसीलिए कवि कहता है कि उन सभी आलस से भरे हुए या आलसी, निद्रा, उदासी से भरे हुए वातावरण को अपने स्पर्श से ऊर्जावान, सुंदर और जागरूक बनाना वो चाहते हैं। अब आगे एक प्रश्न और है, देखते हैं। कवि प्रकृति को अपनी ओर से क्या देना चाहता है? ये प्रश्न है, कवि प्रकृति को अपनी ओर से क्या देना चाहता है? कवि प्रकृति को हरा भरा, सुंदर, प्राणवान और आशावान देखना चाहते हैं। जिस प्रकार कवि जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ कवि होगा, जिस प्रकार कवि जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार कवि जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार प्रकृति को भी पल्लवित, पुष्पित होता हुआ देखना चाहते हैं। तो कवि प्रकृति को अपनी ओर से क्या क्या देना चाहता है या क्या देना चाहता है? तो सीधी सी बात है कि कवि प्रकृति को हरा भरा, सुंदर, प्राणवान, आशावान देखना चाहते हैं, और जिस प्रकार कवि जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार प्रकृति को भी पल्लवित, पुष्पित देखना चाहते हैं। तो सरल शब्दों में यह है कि कवि स्वयं प्रगति करना चाहता है, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, और अपने साथ अपने आसपास के पूरे माहौल एवं वातावरण को भी वह उसी पथ पर आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। तो कवि चाहता है कि उसके स्वयं का विकास हो और साथ ही पूरे वातावरण या समाज का भी विकास हो, समाज भी आगे बढ़े। फिर एक प्रश्न है, अंतिम पंक्ति द्वार दिखा दूंगा डैश 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 से कवि क्या भाव प्रकट करते हैं? तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम या वह प्रकृति को जीवन रूप में अपने जीवन के समान यशस्वी, तेजस्वी व कीर्तिमय बनाकर उस अनंत से मिलाना चाहते हैं जो अदृश्य व निराकार है।
एक प्रकार से कह सकते हैं कि अदृश्य व निराकार है, तो मुक्ति की कामना है कवि के मन में। वो स्वयं मुक्त होना चाहते हैं और अपने आसपास के वातावरण को भी संपूर्ण तरीके से मुक्त होता हुआ देखना चाहते हैं। तो कवि प्रकृति को जीवन में, जीवन रूप में अपने जीवन के समान, वो प्रकृति को भी अपने जीवन के समान यशस्वी, तेजस्वी, कीर्तिमय बनाकर उसे अनंत से मिलाना, अनंत व दृश्य से मिलाना चाहते हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे कविता से। कविता से का तात्पर्य है कि पाठ के अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों पर हम नज़र डालेंगे। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले, देखते हैं इसका कैसे होगा इसका उत्तर। कवि को स्वयं पर दृढ़ विश्वास है। दृढ़ विश्वास का मतलब पूरा विश्वास है। कवि को स्वयं पर दृढ़ विश्वास है कि वह अपनी कर्तव्य परायणता का तात्पर्य हो गया ड्यूटीफुलनेस, वो अपने ड्यूटी कामों के प्रति अवेयर है। कर्तव्य परायणता तथा सक्रियता से विमुख होकर अपने जीवन का अंत नहीं होने देगा। विमुख का तात्पर्य इनसे अलग नहीं हटेगा, वो हमेशा कर्तव्य करता रहेगा और सक्रिय रहेगा। यदि वह इनसे विमुख होगा, अलग होगा, तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि वह इनसे विमुख नहीं होगा ताकि जीवन का अंत ना हो। वह तो अपने यशस्वी कार्यों की आभा को वसंत की तरह सुगंधित रूप में सब ओर फैलाना चाहता है। कवि जो भी कार्य करना चाहते हैं जिनसे उसे यश प्राप्त हो, यशस्वी कार्य, उसकी चमक, आभा या उसका प्रभाव वसंत की तरह सुगंधित रूप में सब ओर फैलाना चाहता है। इसीलिए उसका विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। फिर एक अगला प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक, चिरकाल तक, लंबे समय तक विकसित करने के लिए, उनका प्रभाव दूर तक फैलाने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? कवि चाहते हैं कि वसंत के सुगंधित व आकर्षक फूल अनंत काल तक खिलते रहें। इस हेतु वह उनका आलस्य और प्रमाद छीनकर उन्हें चिरकाल तक, चिरकाल मतलब लंबे समय तक खिले रहने के लिए प्रेरित करता है। आलस या प्रमाद, आलस छाया रहता है उन पर, या प्रमाद है या उनके ऊपर जो भी नकारात्मक नशा है जिससे उदासी छाई हुई है, उसको छीनकर उन्हें लंबे समय तक खिले रहने के लिए प्रेरित करता है, जागरूक करता है, अवेयर करता है। फिर कवि चाहते हैं कि वे फूल सदैव अपने आभा, सौंदर्य और सुषमा की छटा बिखेरते रहें। फूलों की जो विशेषताएं होती हैं, वो फूल अपनी विशेषताओं को हमेशा वातावरण को देते रहें, वातावरण को सुगंधित बनाए रखें, वातावरण में सौंदर्य बढ़ाएं, अपनी आभा को बिखेरें और अपनी सुंदर छटा को बिखेरें। उनकी इच्छा है कि पुष्प अनंत व अदृश्य से सप्राण भेंट करके, अनंत व अदृश्य से सप्राण भेंट करके सुगंधित रहें और चिरकाल तक खिलते रहें। लंबे समय तक वो खिले रहें, अपने अनंत व अदृश्य से सप्राण भेंट करें। ये थोड़ा सा यहाँ आदर्शवाद है कवि का, कवि थोड़ा सा दार्शनिक है। कवि कहता है कि जिस प्रकार जीवन में मुक्ति ही परम लक्ष्य होती है, तो कवि का उद्देश्य है मुक्त होना, अर्थात अपने अनंत व अदृश्य ऊर्जा से मिलना। कह सकते हैं कि भगवान से मिलन की इच्छा है। तो वो चाहता है कि प्रकृति का हर कण अपने अनंत से मिले, अपने निराकार में जाकर शामिल हो। तो इसीलिए वह अनंत तक विकसित करने के लिए वो प्रयास करता है। कौन कौन से प्रयास करता है? ये सारे प्रयास कवि करता है। अब अगला प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए
क्या करना चाहता है? आइए देखते हैं कवि क्या करना चाहता है। कवि अपने हाथ के सुधा स्पर्श से, अमृत रूपी हाथों, अमृत से भरे हुए हाथों के स्पर्श से पुष्प की नींद व आलस मिटाकर उन्हें ऊर्जावान, प्राणवान व आभामय और पुष्पित करना चाहते हैं। ऐसा करने का उनका उद्देश्य है कि धरती पर जरा भी आलस्य, प्रमाद, निराशा व मायूसी का निशान तक न रहे। वह चारों तरफ बसंत की भांति हरियाली, सौंदर्य, सुख और आनंद की अनुभूति चाहते हैं। तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? तो कवि का कहना है कि वे अपने अमृत स्पर्श से, हाथों के अमृत के स्पर्श से फूलों की नींद को दूर करके, उसके आलस को समाप्त करके उन्हें ऊर्जावान, प्राणवान बनाना चाहते हैं। और ऐसा करने से आलस्य समाप्त करना चाहते हैं, मायूसी, उदासी समाप्त करना चाहते हैं और चारों तरफ वसंत की हरियाली, सौंदर्य और सुख और आनंद की अनुभूति चाहते हैं। तो कुल मिलाकर इस कविता में कवि वसंत के माहौल को, वसंत में जो पर्यावरण में परिवर्तन आते हैं वो सारे परिवर्तन अपने जीवन में देखना चाहता है और अपने जीवन में उन परिवर्तनों के कारण वह पूरे वातावरण को परिवर्तित करना चाहता है। इस प्रकार वसंत में मौसम सुहावना हो जाता है, प्रकृति हरी भरी हो जाती है, सुंदर हो जाती है, नए नए फूल आते हैं, हवा सुगंधित हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, चारों तरफ वातावरण रम्य और सुरुचिपूर्ण हो जाता है। उसी तरीके से कवि चाहता है कि उसके जीवन में भी ऊर्जा, उत्साह, जोश, आशा का संचार हो, कर्तव्य पथ पर वो लगातार आगे बढ़े। उसने जो स्वप्न पाल रखे हैं उन सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। उसका जीवन ऊर्जा से भरा रहे, नई नई उसके जीवन में नई नई सोच आए और उन सोच को वो पूरा करे। और उसके साथ साथ वो अपने आसपास के वातावरण को भी आगे बढ़ाना चाहता है, कर्तव्य परायण बनाना चाहता है, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाना चाहता है। वो स्वयं भी आगे बढ़ना चाहता है और इस संपूर्ण प्रकृति को भी आगे बढ़ाना चाहता है। अब देखते हैं कुछ और प्रश्न हैं जो हैं कविता से आगे। अब देखिए, कविता से आगे हम उन बातों की चर्चा करेंगे जिनको हम इस कविता से सीखे हैं। कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में जो विचार उपजे हैं, पनपे हैं, उनके द्वारा हमने क्या सीखा है, इसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर आपको बताना है कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। अब देखिए, ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राजा या ऋतुओं की रानी क्यों कहा जाता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वसंत को ऋतुओं की रानी क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न में आपको वसंत ऋतु की सारी विशेषताओं को डाल देना है, सारी विशेषताएं बता देंगे और बाद में लिख देंगे कि इसीलिए वसंत को ऋतुओं का राजा या ऋतुराज कहा जाता है। देखिए आगे इसका उत्तर किस तरीके से होगा। ऋतु में वर्षा, शरद तथा पतझड़ भी वातावरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन वसंत ऋतु के आते ही पसीना, ठिठुरना और कीचड़ आदि नकारात्मक तत्व नहीं होते हैं। पुष्प स्वयं खिलते हैं, प्रकृति की नई सुषमा चारों ओर वातावरण में छा जाती है, आलस और निराशा दूर भाग जाते हैं। देखिए, ऋतु कोई भी हो, चाहे वर्षा, चाहे शरद, चाहे पतझड़, सभी प्रकृति को प्रभावित करते हैं। लेकिन वसंत के साथ क्या होता है, वसंत के आते ही जो पसीना समाप्त हो जाता है, अर्थात अधिक गर्मी पड़ना खत्म हो जाती है, ठिठुरन समाप्त हो जाती है, अर्थात बहुत अधिक ठंड भी नहीं पड़ती है, कीचड़ वगैरह नहीं होता है, अर्थात बारिश नहीं होती है, पानी का जमाव नहीं होता है। ये सारी नकारात्मक चीज़ें प्रकृति से समाप्त हो जाती हैं और होता क्या है, पुष्प स्वयं खिलने लगते हैं। प्रकृति की नई सुषमा, प्रकृति का प्रभाव, प्रकृति की छटा चारों ओर वातावरण में छा जाती है, आलस्य
समाप्त हो जाता है, निराशा दूर भाग जाती है। ऐसे में क्या होता है, स्वास्थ्य, सौंदर्य, स्फूर्ति का वातावरण होता है। पक्षियों का कलरव चारों ओर सुनाई देता है, पक्षी भी चहचहाते हैं, पक्षी खुश होते हैं तो उनका कलरव चारों ओर सुनाई देता है। बच्चे, बूढ़े, सभी के चेहरों पर नया उत्साह, चमक झलकने लगती है। प्रकृति के इन सब परिवर्तनों के कारण वसंत को ऋतुराज या ऋतुओं की रानी कहा जाता है। वसंत के मौसम में, वसंत के ऋतु में ये सारे परिवर्तन आपने महसूस किए होंगे। जैसे कुछ और परिवर्तनों पर हम चर्चा करेंगे। सूर्योदय व सूर्यास्त के दृश्य सुहावने हो जाते हैं। नए नए फूलों के खिलने से उनका स्पर्श पाकर सुगंधित व सुहावनी हवा चलने लगती है। नई नई पत्तियों के आने से पेड़ पौधे उत्साहित व ऊर्जावान लगते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति श्रृंगार करके विराजमान हो गई है। अपने जीवन शैली से थके हुए मनुष्यों को शक्ति के ऐसे वातावरण में जीवन जीने की नई ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हमारे चारों ओर का वातावरण सुंदर या सौंदर्य से भरा हुआ होता है तो हमारे जीवन में भी एक नया प्राण जाग जाता है, नई ऊर्जा आ जाती है और उस ऊर्जा के कारण हमें हमारा जीवन लुभावना लगने लगता है, प्रकृति सुहावनी लगने लगती है। देखते हैं, एक प्रश्न और है आगे। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी दीजिए व किसी एक त्योहार का वर्णन कीजिए। देखिए, वसंत ऋतु में कुछ महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं और जिस प्रकार वसंत ऋतु सुहावनी होती है उसी प्रकार से ये त्योहार भी मन भावन होते हैं। कुछ प्रमुख त्योहार हैं। वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, महाशिवरात्रि, होली, ये सभी प्रसिद्ध त्योहार हैं और इसमें बड़ी मात्रा में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लोगों की आस्थाएं और विश्वास इन त्योहारों से जुड़े हुए हैं और सभी त्योहारों को अलग अलग स्थानों पर मनाने का अलग अलग तरीका है। हम इन सभी त्योहारों में से एक त्यौहार लेंगे जो कि बहुत ही प्रचलित और पसंद का त्यौहार सभी लोगों का, जो है होली। होली का त्यौहार भी वसंत ऋतु में मनाया जाता है। आइए हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि होली का त्यौहार क्या है और इसे क्यों मनाते हैं और इसमें क्या होता है। हमारे देश में होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने में प्रत्येक भारतीय अपना गौरव समझता है। एक ओर तो आनंद और हर्ष की वर्षा होती है, दूसरी ओर प्रेम व स्नेह की सरिता उमड़ पड़ती है। यह शुभ पर्व प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा के सुंदर अवसर की शोभा बढ़ाने आता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा में ये मनाया जाता है। होली का त्यौहार वसंत ऋतु का संदेश वाहक बनकर आता है। मानव मात्र के साथ साथ प्रकृति भी अपने रंग ढंग दिखाने में कोई कमी नहीं रखती। चारों ओर प्रकृति के रूप में सुंदरता के दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। पुष्प वाटिका में पपीहे की तान सुनने से मन मयूर नृत्य कर उठता है। जब फूलों से भरे बगीचे में पपीहे की तान सुनते हैं तो मन के मयूर नृत्य करने लगते हैं, अर्थात मन इतना प्रसन्न चित्त व प्रफुल्लित होता है और ऐसा लगता है कि जैसे मयूर नृत्य कर रहा हो। आम के झुरमुट से कोयल की कुहू कुहू सुनकर हृदय झंकृत होता है, झंकार करने लगता है। ऋतुराज वसंत का स्वागत बड़ी शान से संपन्न होता है। सब लोग घरों से बाहर जाकर रंग और गुलाल खेलते हैं और आनंद मनाते हैं। ये होली का त्यौहार या होली का उत्सव जो है वो धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस उत्सव का आधार हिरण्यकश्यप नामक
दानव राजा और उसके ईश्वर भक्त पुत्र प्रहलाद की कथा है। कहते हैं कि राक्षस राजा बड़ा अत्याचारी था और स्वयं को भगवान मानकर प्रजा से अपनी पूजा करवाता था, किंतु उसी का पुत्र प्रहलाद ईश्वर का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप चाहता था कि मेरा पुत्र भी मेरा नाम जपे, किंतु उसका पुत्र उसके विपरीत ईश्वर का नाम ही जपता। उसने अपने पुत्र को मारना चाहा, लेकिन वह सफल ना हो सका। एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने इस षड्यंत्र में अपने भाई का साथ देने का प्रयास किया। उसे किसी देवता से वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, और इसी कारण से वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। बुराई करने वालों को उसका फल मिल गया, तथा इसी शिक्षा को दोहराने के लिए उत्सव मनाया जाता है। होलिका दहन होता है, फिर रंग और गुलाल होता है। प्रहलाद को मारने के लिए होलिका ने प्रयास किया था, लेकिन होलिका स्वयं उस आग में जल गई और इससे बुराई का अंत हुआ, और इसी शिक्षा को दोहराने के लिए होली का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन खूब रंग खेला जाता है। आपस में नर नारी, युवा, वृद्ध गुलाल से एक दूसरे के मुख को लाल करके हंसी ठट्टा करते हैं। ग्रामीण लोग नाच नाच कर इस उल्लास भरे त्योहार को मनाते हैं। कृष्ण गोपियों की रास लीला भी होती है। रंग के बाद संध्या समय नए नए कपड़े पहनकर लोग अपने मित्र गणों से मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और अपने संबंधों को पुनर्जीवित करते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ नकारात्मक तत्व भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग इस शुभ अवसर पर या शुभ पर्व को अपने हल्के कामों से गंदा बना देते हैं। कुछ लोग इस दिन रंग के साथ गंदी वस्तुओं को भी एक दूसरे को लगाते हैं तथा पक्के रंगों या तारकोल से एक दूसरे को पोत देते हैं या एक दूसरे को चुपड़ देते हैं वो रंग। इससे झगड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग मदिरा पान करते हैं या मदिरा पीते हैं, नशीली वस्तुओं का भी प्रयोग करते हैं। इसके कारण अच्छे माहौल में तनाव का वातावरण आ जाता है। ऐसे पवित्र त्योहार पर इन सभी अपवित्र व असामाजिक कार्यों से बचना चाहिए। होलिकोत्सव तो हर प्राणी की मित्रता का पाठ सिखाता है। होलिकोत्सव जो है वो हर प्राणी को मित्रता का पाठ सिखाता है। इस दिन शत्रु भी अपनी शत्रुता भुलाकर मित्र बन जाते हैं। इस कारण होली का उत्सव को यदि त्योहारों की रानी कहा जाए तो अतियुक्ति न होगी। अर्थात होली को त्योहारों की रानी बोला जाएगा तो ये कोई बात सामान्य बात है, ये बढ़ा चढ़ा के नहीं मानी जाएगी, क्योंकि होली त्यौहार बहुत आकर्षक त्यौहार है और लोग इसे पसंद करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किस किस बातों से कर सकते हैं या किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। देखिए, सभी ने महसूस किया है कि ऋतु परिवर्तन क्या होते हैं। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जाना ऋतु परिवर्तन है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु आती है तो ऋतु बदलती है, और इस दौरान प्रकृति में भी जो परिवर्तन आते हैं वो सब ऋतु परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। देखते हैं क्या होता है ऋतु परिवर्तन। यह सत्य है कि लोगों के जीवन पर प्रत्येक ऋतु का गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसे हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म इस ऋतु में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, जिससे प्राणी व्याकुल हो जाते हैं और प्रकृति भी मुरझा जाती है। जल की मांग बढ़ जाती है और कई जगह जल संकट भी गहरा जाता है।
सभी प्राणी अपने आप को शीतल रखने के लिए वृक्ष की छाया और जल का आश्रय लेते हैं। तो ये ग्रीष्म ऋतु के परिवर्तन है। इसी तरीके से शीत ऋतु में बर्फीली हवाओं के कारण लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तापमान कम होने से जाड़ा बढ़ जाता है और प्राणी अपने आप को गर्म रखने के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को धारण करते हैं और ऐसे स्थान का चयन करते हैं जहां शीतल हवा से बचा जा सके। गर्म खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं और अपनी दिनचर्या मौसम के अनुसार परिवर्तित करते हैं। अब चर्चा करते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में पानी अधिक मात्रा में बरसता है। इस कारण से देखिए वर्षा ऋतु में क्या होता है। वर्षा ऋतु में पानी अधिक मात्रा में बरसता है। इस कारण से हर जगह जल भराव व कीचड़ की समस्या हो जाती है। दिनचर्या बिगड़ जाती है। सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सभी प्राणी ऐसे स्थानों पर जाते हैं जो जल की पहुंच से दूर होते हैं, जैसे पहाड़ या अपने घरों में जाते हैं, घरों के भीतर रहते हैं। बारिश के समय पर जल भराव से कई प्रकार की बीमारियां पनपने के कारण सभी प्राणियों को कष्टों का सामना करना पड़ता है। जल भराव के कारण कई लोगों के आश्रय उजड़ जाते हैं। उन्हें पलायन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जल भराव होने के कारण कई जगह पर लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है और दूसरी जगह पर उन्हें जाना पड़ता है। फिर वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु में इसके विपरीत चारों ओर सुंदर माहौल हो जाता है। सभी प्राणी अपने आप को ऊर्जावान व उत्साहित महसूस करते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। प्रकृति निर्मल आंचल ओढ़कर अपना हर्ष प्रकट करती है। चारों ओर हरियाली और सुगंधित फूलों से वातावरण आनंदमय हो जाता है। मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षी भी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से ग्रीष्म शीत वर्षा और वसंत ऋतु और ऋतु परिवर्तन के बारे में लिखा जा सकता है। अब आगे चर्चा करते हैं अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना के अंतर्गत है कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इसमें किस ऋतु का वर्णन है। पंक्तियां इस प्रकार हैं। फूटे हैं आमों में बोर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। तो निश्चित इन पंक्तियों में वसंत की आभा का वर्णन किया गया है या वसंत ऋतु की सौंदर्य का वर्णन किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, जिस प्रकार कवि अपने कोमल हाथों के स्पर्श से फूलों को जागृत करना चाहते हैं, उसी प्रकार आप फूलों व पौधों के लिए क्या क्या करना चाहेंगे। कवि ने कविता के माध्यम से बताया है कि वो क्या करना चाहते हैं। अपने कोमल हाथों के स्पर्श से फूलों को जगाना चाहते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप फूलों व पौधों के लिए क्या करना चाहते हैं। तो हम इस तरीके से बताएंगे कि फूलों और पौधों की हम इस तरह देखभाल करेंगे कि वे जल्दी से मुरझा ना जाएं। समय अनुसार उनको पानी देंगे, खाद अर्थात फर्टिलाइज़र देंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उन्हें मौसम के अनुसार सुरक्षा प्रदान करेंगे। बिना वजह फूलों को तोड़ेंगे नहीं, पत्तियों को तोड़ेंगे नहीं और डालियों तथा पत्तियों की सुंदरता का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो कह सकते हैं कि हम फूलों, पौधों, पत्तियों, कलियों को बढ़ने के लिए उनके अनुकूल उन्हें माहौल प्रदान करेंगे ताकि वो खिल सकें, पल्लवित हो सकें और पुष्पित हो सकें। अब करते हैं भाषा की बात। भाषा की बात के अंतर्गत इस पाठ में कुछ व्याकरण के तत्वों की चर्चा की गई है।
आइए देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं शामिल हैं जो व्याकरण से संबंधित हैं। पहले प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है हरे हरे, पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति, पुनः आवृत्ति अर्थात रिपीटिशन। हरे हरे, हरे शब्द 2 बार आया है। पुष्प पुष्प, पुष्प शब्द 2 बार आया है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। हरे हरे पत्ते अर्थात पत्तों के लिए हरे हरे शब्द विशेषण है। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। हरे हरे ये पात, इसका तात्पर्य है पात शब्द देखने में तो एक वचन लग रहा है, लेकिन हरे हरे ये पात, हरे हरे विशेषण के कारण ये पात शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे एक उदाहरण हम कहेंगे, देखो कितने बड़े बड़े जानवर। तो यहाँ पर बड़े बड़े शब्द बहुवचन है, लेकिन जानवर अपने आप में एक वचन है, लेकिन बड़े बड़े विशेषण के कारण यहाँ जानवर बहुवचन में प्रयुक्त होगा। और इसके साथ एक ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में। जैसे उदाहरण देखिए, आप समझ जाएंगे। वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। लंबी चौड़ी बातें करने लगा, यहाँ पर बातें करने लगा, बातें बहुवचन में हैं और लंबी चौड़ी एक वचन में है। तो जब कर्ता या विशेष एक वचन में हो, कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में हो, तो ऐसे भी प्रयोग होते हैं। इसके आगे देखेंगे, कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। जैसे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग हुआ हो। यह एक उदाहरण है, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। इसका तात्पर्य हुआ, इसको यहाँ अलग से लिख देते हैं, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। इसका तात्पर्य यहाँ लिख देते हैं एक लाइन छोड़ के, जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। अर्थात 3 बार या 3 टाइम जिसको खाने मिलता था, 3 समय खाने मिलता था, अब वो केवल 3 बेर खाने लगी है। बेर यहाँ फल है और बार का तात्पर्य हो गया। देखिए फिर से समझ लेते इस पंक्ति को। 3 बेर खाती थी, 3 बेर, बेर का तात्पर्य है 3 बार या 3 समय खाती थी, फिर वे 3 बेर खाती है। अर्थात 3 बेर मतलब 3 फल खाती हैं, 3 बेर रूपी फल खाती हैं। तो जो पहले 3 समय खाना खाते थे, उनको केवल 3 बेर खाने मिलते हैं। तो यहाँ पर विशेष ये है कि एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया है और इसे यमक अलंकार कहते हैं। ये जो चमत्कार है, जहाँ पर एक शब्द 2 अर्थों को प्रकट करे। जो एक शब्द है वो एक से अधिक बार आया है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर होगा यमक अलंकार। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है। अर्थात उच्चारण में शब्द एक जैसे लगते हैं, समान होते हैं, और ऐसा लगता है कि वो उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, उनको रिपीट किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में दोनों प्रकार के शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे मन का, मन का, यदि इनको बोला जाए मन का, तो लगेगा एक जैसे शब्द हैं, लेकिन मन का अर्थात हमारे अंतःकरण का, और दूसरा शब्द है मन का अर्थात मोती। इस प्रकार के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। अब आगे देखते हैं, ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखें और निम्नलिखित पुनरावृत्ति शब्द का वाक्य में प्रयोग करें। बातों बातों में,
रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। ये ऐसे शब्द हैं जिनका हम रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं और कभी ना कभी आप भी जाने अनजाने इन शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं या दूसरे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो या जिनमें रिपीटिशन हो। तो बातों बातों में आप इसका एक वाक्य बना सकते हैं। रह रहकर इन सभी शब्दों का एक एक वाक्य आप आसानी से बना सकते हैं। वैसे भी यहाँ कुछ वाक्य बनाए गए हैं, आप इन पर भी नज़र डाल सकते हैं। जैसे देखिए, बातों बातों में, बातों बातों में रमेश ने मुझे सुना ही दिया कि उसने मुझे 1000 रुपये उधार दिए थे। रह रहकर, आज मुझे रह रहकर सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चे की याद आ रही है। फिर है लाल लाल, लाल लाल सूर्योदय देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सुबह सुबह, सुबह सुबह की सैर दिन भर ऊर्जावान रखती है। रातों रात, भूकंप आने की खबर रातों रात फैल गई। घड़ी घड़ी, एक बच्चा घड़ी घड़ी खिलौने की दुकान की तरफ देख रहा था। इस तरीके से वाक्य हैं, आप अपने आधार पर भी वाक्यों को बना सकते हैं। अब देखते हैं, एक शब्द का 2 अर्थ लिखकर वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। नैनन काजल और काजल मिली, हो गई श्याम श्याम की पाती। यहाँ पर काजल, काजल, श्याम और श्याम एक उदाहरण दिया गया है, आप इसको समझिए। नीचे इसका समझाया गया है कि काजल शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक नैनन काजल का अर्थ है आंसू, एक काजल का तात्पर्य आंसू, दूसरे काजल का अर्थ है आंखों में डालने वाला काजल अर्थात सुरमा। एक काजल हो गया आंसू, एक काजल हो गया सुरमा, सुरमा या काजल। फिर श्याम शब्द आया है। श्याम शब्द भी 2 बार है। एक श्याम का अर्थ है काला या काली और दूसरे श्याम का अर्थ है कृष्ण या कन्हैया अर्थात भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर इसका भाव समझाया गया है कि उद्धव जब कृष्ण का पत्र लेकर गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिनके साथ उनका काजल भी पत्र पर गिरने लगता है। तो कृष्ण के भेजे पत्र के शब्द धुलने लगते हैं और पत्र काला हो जाता है। तो ये उदाहरण देकर समझाया गया है कि किस प्रकार शब्द देखने में एक जैसे होते हैं, काजल काजल, और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ पर एक शब्द है श्याम और श्याम, तो शब्द एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोमल गात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। समझ लेते हैं। यहाँ पर कोमल शब्द जो है विशेषण है, गात है विशेष्य, मृदुल विशेषण है, वसंत है विशेष्य, हरे हरे विशेषण है, पात है विशेष्य। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य हैं क्योंकि इनकी विशेषता क्रमशः कोमल, मृदुल, हरे हरे शब्द बता रहे हैं। तो विशेषण और विशेष्य की बात यहाँ पर की जा रही है। फिर बताया गया है कि हिंदी विशेषण में सामान्यतः 4 प्रकार होते हैं। हिंदी में विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये चारों विशेषण के प्रकार आपको याद कर लेना है। इसी क्रम से आप याद कर लीजिए। जब भी कोई भी बात आप याद करो हमेशा एक क्रम से याद करो ताकि उसको दोहराने में और पुनः
बोलने में आसानी रहे। तो हिंदी के विशेषण हैं 4: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। अब है इसके आगे कुछ करने को, देखते हैं क्या है करने के लिए। वसंत पर अनेक सुंदर कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन तैयार कीजिए। अब आप वसंत पर कोई कविता का निर्माण कर सकते हैं, कोई कविता की रचना कर सकते हैं। यदि आपको लिखने का शौक है तो आप वसंत की विशेषताओं को समाहित करते हुए वसंत पर एक छोटी और अच्छी कविता लिख सकते हैं अपने मन से, या फिर आप वसंत पर कविता, कहीं से लिखी लिखाई कविता आप अपने पास संग्रहित कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उन कविताओं का संकलन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर एक कविता प्रस्तुत है जो कि वसंत पर आधारित है। ये सुनते हैं वो कविता। जब वसंत आकर मुस्काया, पीलापन व्यवहार हुआ, खेतों में फसल चहकी है, यह बसंत त्योहार हुआ। पंचायत मेरे गांव की मौन तोड़ती है अपना, और यही चर्चा चौपाल पर, ये फसल है धन अपना। आज नया दरबार लगा है, सब मौलिक अधिकार हुआ, जब वसंत आकर मुस्काया, पीलापन व्यवहार हुआ। जब वसंत आकर मुस्काया, पीलापन व्यवहार हुआ। तो ये वसंत पर कविता थी। आप भी एक अच्छी सी कविता लिखकर उसका वाचन कर सकते हैं। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो इस कविता पर आधारित हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर भी अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं या इन पर आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। कविता का शीर्षक ध्वनि, इस शब्द से आप क्या समझते हैं? कविता का जो शीर्षक है ध्वनि, इस ध्वनि शब्द से आप क्या समझते हैं, क्या अर्थ लेते हैं ध्वनि का? तो ध्वनि का सीधा सा अर्थ होता है आवाज़, साउंड। और इस कविता से एक ध्वनि निकल रही है और वो ध्वनि है कवि के मन की, और कवि के मन की ध्वनि है कि कवि का अंत अभी नहीं होगा, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि इसमें पूरी कविता में ध्वनि गूंज रही है कि कवि का अंत नहीं होगा, और ध्वनि है वसंत ऋतु के माहौल की। जिस प्रकार वसंत का वातावरण चारों ओर सुरम्य, रमणीय, आकर्षक, मन को लुभाने वाला होता है, उसी प्रकार से कवि का जीवन भी वसंत से सराबोर है, और कवि का जीवन भी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए यश फैला रहा है। और इसी यश की ध्वनि इस कविता के माध्यम से फैल रही है, इसीलिए इसका शीर्षक ध्वनि रखा गया है। और जब आप कविता पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी इसी ध्वनि की अनुगूंज शामिल होगी, स्थापित होगी। अगला प्रश्न है, कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से क्यों की है? बिल्कुल आसान है। अब आप इसके बारे में बता सकते हैं कि कवि ने अपनी तुलना वसंत से ही क्यों की है, पतझड़ से क्यों नहीं की। ये बात भी है कि पतझड़ से क्यों नहीं की, तो आप खुद सोच के बता सकते हैं कि पतझड़ में जो विशेषताएं होती हैं वो सब खराब विशेषताएं होती हैं, नकारात्मक चीज़ें शामिल होती हैं, कमी होती है, आलसपन होता है, उदासी होती है, प्रमाद छाया रहता है। लेकिन वसंत में इसका उल्टा होता है। वसंत में जिस प्रकार प्रकृति सजकर संवर कर चारों ओर अपने आभा, सुषमा और सौंदर्य को फैलाती है, उसी प्रकार से कवि का जीवन भी अब ओज, उत्साह, सौंदर्य से भरा हुआ है, और अपने कर्मों की आभा, चमक और सौंदर्य से कवि अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए अनंत से मिलने की इच्छा के वशीभूत होकर जीवन को जिए जा रहे हैं और अनंत काल तक जीने की चेष्टा है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन की तुलना वसंत से की है। फिर अनंत से मिलन शब्दों से आप क्या समझते हैं? अब देखिए वही बात आ गई, अनंत से मिलन शब्दों से आप क्या समझते हैं? कवि कर्तव्य पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है और कवि की इच्छा है कि उसका अनंत से मिलन हो, अर्थात अनंत निराकार से मिलन हो, या
कह सकते हैं कि उसका वो चाहता है कि उसका मिलन ऐसी ऊर्जा से हो जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। अर्थात सीधा बात है कि वो मुक्ति चाहता है, भगवान से मिलना चाहता है, इसीलिए वो अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ है और आगे बढ़ता जा रहा है और अनंत से मिलने की कामना उसके मन में है। अगला प्रश्न है, कवि ने प्रकृति के साथ किस प्रकार अपने जीवन का तादात्म्य जोड़ा है? किस प्रकार कवि ने प्रकृति के साथ अपने जीवन को जोड़ा है? लगभग पूरी कविता में ही जीवन को प्रकृति से जोड़ा गया है। वसंत ऋतु में जैसे जो माहौल होते हैं वो सारे माहौल कवि के जीवन में भी जुड़े हुए हैं। वसंत ऋतु में हरियाली छा जाती है, कवि के जीवन में चारों ओर ऊर्जा विद्यमान है। वसंत ऋतु में नए नए फूल, कलियां, पत्तियां आते हैं। कवि के जीवन में भी नए विचार, नए सपने, नया जोश, उत्साह, उन्माद सब छाया हुआ है। जिस प्रकार वसंत के मौसम में सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है और सौंदर्य से भर जाता है, उसी प्रकार से कवि के जीवन में भी है वो कर्तव्य की आभा और कर्तव्य का प्रभाव चारों ओर फैलने लगा है। इस प्रकार वसंत ऋतु के गुणों को कवि के जीवन से जोड़कर बताया जा सकता है। अब देखिए एक प्रश्न और है, कविता का शीर्षक ध्वनि कितना सार्थक है? अब आपको ये बताना है कि कविता का शीर्षक जो रखा गया है ध्वनि, ये उचित है या इससे भी अच्छा शीर्षक दिया जा सकता है? यदि सार्थक है तो किस हद तक सार्थक है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से दे सकते हैं कि इस कविता का शीर्षक ध्वनि सर्वथा उचित प्रतीत होता है, क्योंकि कवि अपने मन की आवाज़ को इस कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। और जिस प्रकार वसंत ऋतु के मौसम में या वसंत ऋतु में वातावरण में परिवर्तन होते हैं और वातावरण रमणीय हो जाता है, उसी प्रकार से कवि के जीवन में भी वसंत का आगमन हुआ है और कवि उस वसंत के मौसम में अपने कर्मों के माध्यम से यश फैलाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके जीवन में नया जोश, उत्साह है, उमंग है, ताजगी है और वो कहना चाहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। और यही ध्वनि, ये जीवन जीने की जो इच्छा है, जीवन के प्रति उनका आकर्षण है, यही ध्वनि पूरी कविता में गूंज रही है। तो ये कहा जा सकता है कि ये ध्वनि शीर्षक एकदम सार्थक है, जो कि कविता को चरितार्थ भी करता है। फिर एक प्रश्न और है, इस कविता को पढ़कर आपके मन में कैसे विचार उठते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि आखिर कविता हमने पढ़ ली, अब हमारे मन में क्या विचार उठा? कविता को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमारा मन भी सकारात्मक तरीके से प्रभावित होता है। हमारे मन में भी जीवन के प्रति आकर्षण बढ़ता है, हमें प्रेरणा मिलती है, कर्तव्य पर आगे बढ़ने के लिए हम भी लालायित हो उठते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे कर्मों का यश चारों ओर फैले। फिर हमें याद आ जाता है कि हाँ, वसंत का मौसम कितना सुहावना हो जाता है। सारे प्राणी अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, स्वस्थ महसूस करते हैं और उनका मन तरोताज़ा हो जाता है। उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि हमारा जीवन इस तरीके से हो कि हमारे आसपास के लोग भी अच्छा महसूस करें, हमारे प्रभाव से वो अपने जीवन को अच्छा बनाएं और हमारे आगे बढ़ने से हमारा वातावरण, हमारा माहौल भी हमारे साथ साथ आगे लगातार लंबे समय तक, चिरकाल तक बढ़ता रहे। फिर एक प्रश्न है, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? बिल्कुल, हर कविता से कुछ ना कुछ संदेश मिलता है, सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। इस कविता से भी हमें एक संदेश मिलता है और वो संदेश पूरी कविता में ही शामिल है। हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं और आप भी अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि इस कविता में हमें हमारे जीवन को जीने का संदेश मिलता है। जीवन मिला है तो उसे खुलकर जियो, ये संदेश मिलता है। अभी ना होगा मेरा अंत, अर्थात सकारात्मक भाव है, जीवन के प्रति इच्छा है, हमारी जो मानसिक शक्ति है वो प्रबल होनी चाहिए, जीवन में उत्साह होना चाहिए।
दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें जागना पड़ेगा, कर्तव्य पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे संदेश हमें इस कविता के माध्यम से मिलते हैं। और सीधे सीधा ये भी कह सकते हैं कि हमारा जीवन वसंत ऋतु के समान होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। अब इसमें वसंत ऋतु के समान होने से क्या होगा, ये सारी बातें कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि वसंत ऋतु में ऐसा है तो हमारा जीवन ऐसा होगा। तो ये थी संदेश की बात कविता से। अब एक प्रश्न और है, इसमें लिखा हुआ है कि वसंत ऋतु की महत्वपूर्ण विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। क्या आपने भी वसंत के मौसम में इन सभी बातों को अनुभव किया है? हाँ बिल्कुल, वसंत की जो विशेषता हैं उन्हें आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। सारी विशेषताओं को सोचिए और फिर अपने शब्दों में सरल वाक्य बनाकर लिखिए। बहुत सरल वाक्य। वसंत ऋतु में मौसम सुहावना हो जाता है। वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। वसंत ऋतु में नए नए पत्तियाँ, कलियाँ, फूल खिलते हैं। वसंत ऋतु में सुहावनी हवा चलने लगती है। वसंत ऋतु में नए फूल खिलने से, नई पत्तियाँ आने से हवा भी सुगंधित हो जाती है। चारों तरफ वातावरण सुहावना हो जाता है। वसंत ऋतु में सूर्योदय और सूर्यास्त सुहावने लगते हैं। वसंत ऋतु में सभी प्राणी अपने आप को ऊर्जावान, स्वस्थ महसूस करते हैं। और इन सब बातों का अनुभव हमने भी किया है कि जब प्रकृति रमणीय लगती है, सुंदर लगती है, तो हमारा मन भी प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न चित्त रहता है। ये सारी बातें आपको इसमें लिख देनी है। अब देखिए आखिर में एक बात पर चर्चा करेंगे कि ये जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, ये कविता के आखिरी की कुछ पंक्तियाँ इससे हटा दी गई हैं। ये पूरी कविता को एक बार हम पढ़ना चाहेंगे कि पूरी कविता किस प्रकार से है। आइए देखते हैं संपूर्ण कविता। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दुखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब देखिए इसमें कुछ और पंक्तियां हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, इनको छोड़ दिया गया है। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु, है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे मन, बालक मन मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस तरह से एक बहुत बढ़िया पाठ जो जीवन को एक बहुत अच्छा संदेश देता है, पाठ ध्वनि हमने चर्चा की। आशा करते हैं कि आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली बार फिर हम एक पाठ लेकर प्रस्तुत होंगे और तब तक कामना करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो और आप लगातार इसी तरीके से बातों को सीखते रहें और रचनात्मकता दिखाते रहें और आपका जीवन भी वसंत ऋतु की भांति अपनी आभा, सौंदर्य, सुषमा बिखेरें। इसी उम्मीद के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।